परिदेश एक सुंदर रोशनियों से भरा हुआ जादुई देश था, जहाँ हर तरफ चमकते फूल, हवा में उड़ते रंग बिरंगे पंख और हंसने की मीठी आवाज गूंजती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब चमकती थी तो सारी परियां अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ती और नए दिन का स्वागत करती थी। इसी देश की रानी थी रानी परी, जो बहुत दयालु और समझदार और न्यायप्रिय थी। एक दिन रानी परी ने सोचा कि नई परियों को जादुई शिक्षा देने का समय आ गया है, ताकि वो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सके, परी देश को और भी सुंदर बना सके। इसीलिए उसने सबसे पुरानी और अनुभव वाली एक बूढ़ी परी को बुलाया। बूढ़ी परी, तुम सबसे ज्यादा अनुभव रखती हो और तुम्हें जादुई ज्ञान की गहरी तक समझ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम नई परियों को शिक्षा दो और उन्हें एक अच्छी परी बनाओ जो दया और संवेदना समझ सके। रानी परी, आपका आदेश सर आंखों पर रखती हूँ और मैं नई परियों को इतना शक्तिशाली बनाऊंगी कि कोई भी उनका सामना ना कर सके और वो सबसे आगे रहे। रानी परी को लगा कि बूढ़ी परी सच में अपनी जिम्मेदारी समझ रही है, लेकिन उसने एक बात महसूस नहीं की कि उसकी आंखों में अजीब सी कठोरता और घमंड छुपा हुआ था। अगले दिन से जादुई पाठशाला शुरू हुई। परियां बड़े उत्साह के साथ एकतात हुई। उसके पंख नए थे, उनकी आंखों में सपने थे और दिल में सीखने की इच्छा थी। गुरु माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जादुई शिक्षा मिलेगी और मैं भी एक दिन किसी की मदद करने वाली परी बनूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी शक्तियों से फूलों को खिला सकूं और दुखी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। बूढ़ी परी ने उन सबको ठंडी नजर से देखा और एक कड़क आवाज में कहा, जादुई शिक्षा इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम सोच रही हो। अगर तुम्हें शक्तिशाली बनना है तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा और दर्द सहना होगा, तभी तुम असली परी बन सकती हो। हम तैयार हैं गुरु माँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए हम सीखेंगे और कभी पीछे नहीं हटेंगे। उस दिन बूढ़ी परी ने पहला पाठ शुरू किया, जो देखने में आम था लेकिन उसका तरीका बहुत कठोर था। उसने एक बड़ी सी टोकरी निकाली जिसमें लाल तीखी मिर्च भरी हुई थी। सब परियां हैरान हो गई और एक दूसरे की तरफ देखने लगी। गुरु माँ, ये मिर्चियाँ क्यों है? क्या ये भी जादुई पाठ का हिस्सा है? हाँ, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। जो परी तीखी मिर्च को बिना आंसू बहाए खा लेगी वही असली शक्ति को पाएगी, और जो कमजोर होगी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये सुनकर सभी परियां घबरा गई, लेकिन डर के साथ साथ उन्होंने हिम्मत भी जुटी। मैं कोशिश करूंगी, चाहे कितनी भी जलन हो मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। बूढ़ी परी ने एक एक परी को मिर्ची दी और उन्हें खाने को कहा। जैसे ही परियों ने मिर्च खाई उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला जलने लगा और वो तड़पने लगी। मुझे बहुत जलन हो रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं ये दर्द सह लूंगी। मेरा गला जल रहा है, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मैं अपने सपनों के लिए सब कुछ सह सकती हूँ। बूढ़ी परी उनकी तकलीफ देखकर भी बिल्कुल पिघली नहीं, बल्कि उनसे और सख्ती से कहा, अगर आंसू गिर गए तो समझ लो तुम असफल हो और तुम्हें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। परियां अपनी पूरी ताकत से आंसू रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि कई परियां जमीन पर बैठ गई और रो पड़ी। गुरु माँ, मैं और नहीं सह सकती, मेरी सांस रुक रही है, कृपया माफ कर दीजिए। कमजोरी का यहाँ कोई स्थान नहीं, जो कमजोर है वो यहाँ से जा सकती है। ये सुनकर कुछ परियां डरकर वहां से चली गई और कुछ ने अपनी हिम्मत जारी रखी। दिन बीतते गए और हर दिन बूढ़ी परी नए नए कठिन और दर्द भरे टेस्ट देती रही। कभी मिर्ची, कभी जलन वाले जादुई धोए, कभी आराम के घंटों तक अभ्यास। परियां धीरे धीरे कमजोर होने लगी, उनकी खुशी खत्म होने लगी, उनकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी।
मीरा, मुझे लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। ये शिक्षा नहीं सज़ा लग रही है और मैं रोज़ रोज़ इतना दर्द सह नहीं पा रही हूँ। मुझे भी डर लग रहा है, अगर हम अब पीछे हट गए तो हम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा और सहना होगा। एक दिन एक छोटी परी बेहोश हो गई क्योंकि उसने ज्यादा मिर्च खा ली थी और उसका शरीर उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुरु माँ, कृपया इसे बचाइए, ये बेहोश हो गई है और इसकी सांस धीमी पड़ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कृपया करके आप हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करिए, कृपया करके इसे बचा लीजिए ना, बचा लीजिए। अगर ये इतनी कमजोर है तो इसे परी बनने का कोई अधिकार नहीं, इसे यही रहने दो और बाकी सब अपना अभ्यास जारी रखो। चलो यहाँ से, जल्दी चलो, और तुम जल्दी से उठकर आकर अभ्यास करो। ये सुनकर सभी परियों का दिल टूट गया, लेकिन डर के कारण कोई भी खुलकर विरोध नहीं कर पाया। उस रात सब परियां चुपचाप बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। क्या ये सच में सही है? क्या असली शक्ति पाने के लिए इतना दर्द देना जरूरी है या फिर ये गलत है? पता नहीं गुरु माँ हमें क्या सिखाना चाहती हैं जो इतना दर्द सहना पड़ रहा है। सभी परियां क्या ऐसे ही बनी हैं? क्या सभी परियां ऐसे ही दर्द सहती हैं? मुझे लगता है कि शक्ति का मतलब किसी को दर्द देना नहीं होता, बल्कि किसी का दर्द कम करना होता है। लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ दर्द ही दर्द दिया जा रहा है। अब पता नहीं रानी परी ने सही इंसान को चुना है या फिर गलत को चुन लिया है हमें शिक्षा देने के लिए। मैंने दूसरी परियों को और मेरी बहन परी और मम्मी परी को भी देखा है, उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इतना दर्द सहना होगा। अगर हम चुप रहे तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। हमें रानी परी तक ये बात पहुंचानी होगी, वरना और भी परियां इस जुल्म का शिकार होगी। हमें कुछ करना होगा। सब परियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी और धीरे धीरे उनके दिल में हिम्मत जागने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो अब नहीं सहेंगी और रानी परी को इस बात की इत्तला देंगी। तुम सही कह रही हो, हमें सच बोलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और रानी परी को सब बताएंगे, सब सच सच बताएंगे। हम कुछ नहीं छुपाएंगे। हमें अब बूढ़ी परी से डरने की जरूरत नहीं है। इसी फैसले के साथ सब परियों ने एक दूसरे का हाथ थामा और अपनी आंखों के आंसू पोंछकर हिम्मत जुटाई। उन्हें पता था ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो चुप रहने वाली नहीं थी। सुबह का समय था और परी देश में हल्की सी रोशनी फैल रही थी, लेकिन आज परियों के चेहरे पर वो चमक थी जो पहले हुआ करती थी। उनके दिल में डर भी था और हिम्मत भी, क्योंकि आज वो रानी परी के सामने सच रखने वाली थी। आज जो भी होगा हम सब साथ रहेंगे और सच बोलेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अब और जुल्म नहीं सह सकते। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन मैं डर के आगे नहीं झुकूंगी, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो और भी परियां दर्द सहेंगी। हमें याद रखना होगा कि हम गलत नहीं हैं और सच के लिए आवाज़ उठाना कभी गलत नहीं होता, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। सब परियां एक साथ महल की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में उन्हें बूढ़ी परी मिली। तुम सभी लड़कियां बिना क्लास गए यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी, समय हो रहा है। गुरु माँ, हम अभी आए, बस यही सामने जा रहे हैं। हम वापस आते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं। ठीक है, जल्दी आओ। सिर्फ तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। अगर जल्दी नहीं लौटी तो तुम्हारी खैर नहीं। सभी परियां डर के मारे कांप रही थी, लेकिन गुरु माँ वहां से चली गई तो उनके अंदर हिम्मत आ गई। सब परियां एक साथ मिलकर परी देश के महल गई। रानी परी अपने सिंहासन पर बैठी थी और अपने देश की खुशहाली के बारे में सोच रही थी। जैसे ही उसने परियों को इतना उदास देखा, उसका दिल चिंतित हो गया। तुम सब इतना उदास और थकी हुई क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखों के अंदर चमक कहाँ चली गई और तुम्हारे पंख इतने बुझेल क्यों हैं? तुम्हें सच में बताओ क्या हुआ है?
रानी परी, हमें माफ कीजिए, लेकिन हम बहुत दर्द में हैं और हमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये शिक्षा है या सजा। हमें रोज तीखी लाल मिर्च खिलाई जाती है और इतना दर्द दिया जाता है कि हम सांस तक नहीं ले पाते और हमारी आंखों से आंसू रुकते नहीं। बताइए हम क्या करें? आप ही हमारी हालत देख सकती हो, हम पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई हैं। रानी परी ने एक एक कर सबकी बात सुनी। ये सब सुनकर रानी परी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने देश में इतना अन्याय होगा। उसने सोचा था बूढ़ी परी, जो कि बहुत सालों से जादू कर रही है, शायद वो परियों को अच्छा जादू सिखा सके। क्या तुम सब सच कह रही हो? क्या बूढ़ी परी इतनी कठोर हो गई है कि उसने दया और संवेदना सब भुला दी है? क्या उसे अपने बुजुर्ग होने का एहसास नहीं है? इन परियों को वो इतनी सजा और कठोरता से सिखा रही है। हम झूठ क्यों बोलेंगे रानी परी? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें सही शिक्षा मिले, जहां हमें समझाया जाए, ना कि दर्द दिया जाए, जहां हम जादू सीख सके जो कि दूसरों के काम आए, ना कि इतना दर्द सहे कि हमें ही मदद की ज़रूरत पड़ जाए। हम मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन दर्द से नहीं, प्यार से और समझ से। आप ही जानती हैं, परियां सिर्फ मदद के लिए और सबका दुख बांटने के लिए होती हैं, ना कि दर्द सहने के लिए खुद। रानी परी ने तुरंत फैसला लिया और बूढ़ी परी को महल में बुलाया गया। कुछ ही देर में बूढ़ी परी वहां आ गई। उसके चेहरे पर अब भी वही घमंड और सख्ती थी। उसने बगल में खड़ी परियों को देखा और गुस्से से लाल हो गई। रानी परी, आपने मुझे बुलवाया? क्या आप देखना चाहती हैं कि मैंने कितनी मजबूत और शक्तिशाली परियां तैयार की हैं? क्या मैं आपको दिखाऊं? मुझे ये बताओ कि तुमने उन्हें शक्ति सिखाई है या उन्हें दर्द दिया है, क्योंकि जो बातें मैंने सुनी है वो बहुत ही चिंताजनक है। मुझे बताओ कि तुम कैसी शिक्षा दे रही हो। शक्ति पाने के लिए दर्द सहना पड़ता है। अगर ये परियां इतनी सी मिर्च नहीं सह सकती तो ये कभी भी बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगी। आप भी रानी परी बनी हैं, आप भी जानती हैं कि कितनी कठिनाइयां होती हैं और एक परी को बहुत ही ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। ये सभी परियां बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। शक्ति का मतलब किसी को तोड़ना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझाना और उनका सहारा बनना होता है, और हमें सिर्फ तोड़ने की कोशिश की गई है। आप जो हमें सिखा रही हैं वो बिल्कुल दर्द है, जिससे हम और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। तुम सब अभी बच्ची हो, तुम्हें दुनिया का अनुभव नहीं है। मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारे भले के लिए है। तुमने सिर्फ इस परिदेश को देखा है, तुमने अभी पृथ्वी को नहीं देखा। वहाँ की चुड़ैलें, वहाँ के लोग, वहाँ की जादूगरनियाँ, जादूगर बहुत ही शक्तिशाली और कठोर होते हैं। उनका सामना करने के लिए तुम्हें कठोर बनना ही पड़ेगा। अगर भला दर्द देकर होता है तो फिर प्यार और दया का क्या मतलब रह जाता है, और हमारी खुशी क्यों छीन ली गई? हमने सोचा आप बूढ़ी दादी अम्मा हैं और हमें बहुत अच्छे से सिखाएंगी। रानी परी ने अपनी जादुई शक्ति से एक दृश्य तैयार किया, जिसमें बूढ़ी परी को वही सब महसूस कराया गया जो छोटी परियां रोज सह रही थी। अचानक बूढ़ी परी के सामने लाल मिर्च आ गई और उससे कहा गया कि वो इसे खाए बिना आंसू बहाए, या फिर इसे खाकर बिना आंसू बहाए छोड़ना होगा। जैसे ही उसने मिर्च खाई, उसका गला जलने लगा, आंखों से पानी बहने लगा और उसका चेहरा दर्द से भर गया। उसकी जीभ लपलपाने लगी और पूरी की पूरी लाल हो गई थी, गला सूखने लगा। ये जलन इतनी तेज है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा गला जल रहा है, मेरी सांस रुक रही है। कृपया इसे रोकिए, मैं और नहीं खा सकती। मुझे जूस, पानी, कुछ ठंडा, कुछ आइसक्रीम दे दीजिए। मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। बचाइए कृपया करके रानी परी। ये वही दर्द है जो तुमने हर रोज इन परियों को दिया है, बिना ये सोचे कि उनका दिल और शरीर पर क्या बीत रही है।
बूढ़ी परी धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका घमंड टूटने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी नहीं सोचा था ये दर्द इतना गहरा होगा। मैं सिर्फ उन्हें मजबूत बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें तोड़ दिया। मैं चाहती थी कि ये परियां पृथ्वी वालों की मदद करें, लेकिन मैंने नहीं सोचा था ऐसा होगा। मजबूती दर्द से नहीं आती बल्कि सहारा देने से आती है, और अगर हमें समझाया जाता तो हम खुद ही मजबूत बन जाते। हमने आपको हमेशा गुरु माना है, लेकिन हमें सिर्फ दर्द मिला और अब हमें प्यार और संवेदना चाहिए। रानी परी ने बूढ़ी परी की तरफ देखा और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्यों को ऊपर उठाता है, न कि उन्हें नीचे गिराता है, और तुमने अपनी जिम्मेदारी को गलत समझा। मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि अब मैं इन सब परियों को प्यार से सिखाने की कोशिश करूँगी और कभी किसी को दर्द नहीं दूंगी और अपनी कठोरता को छोड़ दूंगी। तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन इस बार तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तुम सच में बदल गई हो। इसके बाद बूढ़ी परी ने अपना तरीका बदलना शुरू किया। अब वो परियों को प्यार से सिखाती थी, उनकी गलतियों को समझती और उन्हें हौसला देती। सभी परियां अब गुरु माँ से बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो धीरे धीरे हंसने लगी और धीरे धीरे जादू को सीखने लगी और मजबूत बनने लगी। अब मुझे लगता है कि मैं सच में सीख रही हूँ और मुझे डर नहीं लगता बल्कि खुशी होती है। जब कोई हमें समझता है और हम खुद ही और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और ये सच में जादुई लगता है, और ये सब तो बहुत खूबसूरत है। इससे तो मैं और मजबूत बन रही हूँ। अब हमें दर्द नहीं बल्कि हिम्मत मिल रही है और हम अपने पंखों में सच में उड़ान भरना सीख रहे हैं। बूढ़ी परी उनकी खुशी देखकर खुद भी रो पड़ी, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि असली शक्ति क्या होती है। तुम सब ने मुझे वो सिखा दिया जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं समझ पाई थी, और मैं तुम सबकी आभारी हूँ। रानी परी ने सबको एक साथ देखा और मुस्कुरा दिया और कहा, आज से परिदेश में शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि दया और संवेदना भी होगा, क्योंकि बिना प्यार के कोई भी शक्ति अधूरी होती है। सारी परियां खुशी से झूम उठी और एक दूसरे को गले लगाने लगी। आज उन्होंने सिर्फ जादू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा जीवन का सबक सीखा था। इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये था कि किसी को मजबूत बनाने के लिए उसे तोड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे समझना और उसका साथ देना जरूरी होता है। और उस दिन के बाद से परिदेश में कभी किसी को जबरदस्ती तीखी मिर्च नहीं खिलाई गई, बल्कि हर परी को प्यार और संवेदना के साथ सिखाया गया। इस कहानी से ये सीखने को मिला कि असली शक्ति कभी दर्द देने में नहीं होती, बल्कि किसी के दर्द को समझकर उसे कम करने में होती है। तारा, मुझे लगता है आज बेकरी में गर्मी कल से भी ज्यादा थी, क्योंकि ओवन की आग और ऊपर से बिना पंखे के काम करते करते मेरा सर घूम रहा था और लग रहा था जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। बहन, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, जैसे पूरा दिन हम आग के अंदर खड़े रहे हो, क्योंकि बेकरी की दीवारें भी गर्म होती जा रही हैं और मालकिन को फिर भी हमारी तकलीफ दिखाई नहीं देती। दोनों थक कर अपनी आज की बातें कर रही थी। ये कहानी दो बहनें रिया और तारा की है, जो अपनी सास लीलावती के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। दोनों बहनें बहुत मेहनती और सीधी थी। उनके पति शहर में मजदूरी करते थे और कभी कभी घर आ पाते थे, इसीलिए घर की जिम्मेदारी और खर्चा ज्यादातर रिया और तारा पर रहता। दोनों गांव की एक छोटी बेकरी में काम करती थी। बेकरी की मालकिन बहुत कंजूस और सख्त दिल औरत थी। बेकरी में बड़ा ओवन था जहां रोज केक और ब्रेड बना पाते थे, लेकिन उसने कभी पंखा तक नहीं लगवाया था। तारा, मुझे समझ नहीं आता कि मालकिन इतनी कंजूस क्यों है, जबकि वो रोज इतना पैसा कमा लेती है, फिर भी एक पंखा लगवाने का ख्याल तक नहीं उसके दिमाग में।
बहन, कुछ लोगों का दिल इतना सख्त होता है कि उन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है और दूसरों की तकलीफ कभी महसूस नहीं होती। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं बहुत लोगों की मदद करूंगी। पैसा जरूरी है लेकिन इंसान की जान से बढ़कर नहीं। हे भगवान, कहीं से मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं हम जैसी औरतों की मदद कर सकूं। पूरा दिन अवन के पास खड़े खड़े काम करते हुए दोनों बहनों के कपड़े पसीने से भीग जाते थे। गर्मी इतनी तेज थी कि कभी कभी लगता था जैसे हवा भी जल रही हो। शाम को जब दोनों घर वापस आई तो उनका चेहरा थकान और गर्मी से लाल हो चुका था। उनका घर भी बहुत छोटा था और मिट्टी की दीवारें दिन भर धूप से गर्म हो जाती थी। तारा, लगता है आज घर भी बेकरी जैसा ही गर्म हो गया है, जैसे हम काम से निकले ही नहीं। ये तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरा तो गला तक सूख रहा है। जितना पानी पीऊं उतना कम है। घर में भी पानी थोड़ा सा बचा है और ठंडी चीज कोई खाने को भी नहीं है। बहन, मेरा भी गला बहुत सूख रहा है। चलो पास की झाड़ी में से नींबू तोड़ लाते हैं, नींबू पानी बना लेते हैं, शायद थोड़ा सुकून मिल जाए, वरना आज तो लग रहा है गर्मी से जान ही निकल जाएगी। गला तो पूरा लग चुका है, भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। और नींबू तो बगल वाली काकी माँ के हैं, वो तो चिल्लाएंगी अगर हम एक नींबू तोड़ लें तो। शाम को हम काकी अम्मा के बर्तन और कपड़े धो देंगे, अगर उनसे ऐसा कह दें तो वो हमें एक नींबू दे देगी। चलो लेकर आते हैं। दोनों बहनें काकी माँ के घर पर गई और उनसे कहा कि अगर वो शाम का बर्तन और कपड़े धो देंगे तो क्या उन्हें एक नींबू मिल सकता है। काकी माँ ने हाँ कह दी और उन्हें एक नींबू दे दिया। दोनों बहनों ने थोड़ा सा नींबू पानी बनाया और अपनी सास लीलावती को भी दिया। एक नींबू में 3 ग्लास बने। हाँ, मेरा गला तो बहुत ही सूख चुका था। बेटियों, तुम दोनों पूरा दिन इतना गर्मी में काम करती हो और फिर घर में भी सुकून नहीं मिलता, और काकी माँ से भी कह कर आई हो कि बर्तन और कपड़े धो दोगे। मुझे तुम दोनों के लिए बहुत दुख होता है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाती। मेरे नालायक बेटे भी तुम दोनों को ऐसे छोड़कर शहर बसे हुए हैं। सासू माँ, आप चिंता मत करिए, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। शायद एक दिन हमारी जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाए। आप फिक्र मत करिए, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। ये सारा नींबू पानी पी लीजिए, शायद आपको सुकून मिले। तभी तारा की नजर छत पर लटके पुराने पंखे पर पड़ी जो कई दिनों से खराब था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि एक पंखा ठीक करवा सके। रिया, देखना, हमारा पंखा अभी तक ठीक नहीं हुआ और मैकेनिक को बुलाने के पैसे भी हमारे पास नहीं है। क्या करें? क्या हम ही चेक करें कि पंखा क्या हुआ है? डर भी लग रहा है, अगर कुछ करंट वरंट लग गया तो। बहन, अभी तो किराया और खाने के पैसे मुश्किल से निकले हैं, पंखा ठीक करवाना अभी मुश्किल होगा, अगले महीने देख लेते हैं। और रही बात हमारे करने की, ये तो बहुत मुश्किल भरा काम है। अगर कुछ हो गया तो हमें कौन देखेगा, और हमें कुछ हो गया तो माँ जी को कौन देखेगा। ये रिस्क लेना ठीक नहीं है। रात होने लगी लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तीनों बाहर आंगन में चारपाई पर बैठ गई, लेकिन बाहर एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। आंगन में मच्छरों का झुंड था। रिया, ये मच्छर तो जैसे हमारा खून पीने के लिए पैदा हुए हैं। एक तरफ गर्मी सोने नहीं देती और दूसरी तरफ ये मच्छर। हमारी जिंदगी तो बहुत ही ज्यादा बदतर है। बहन, लगता है आज भी रात बिना नींद के ही गुजरने वाली है, और कल तो बहुत ज्यादा काम है बेकरी में। अब क्या करें, कैसे सोएं? अंदर घर अवन जैसा लग रहा है और बाहर थोड़ी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन ये मच्छर, क्या करे बहन? पूरी रात तीनों को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह जब रिया और तारा बेकरी पहुंची तो उन्होंने काउंटर पर एक सुंदर चिड़िया पिंजरे में बंद बैठी हुई देखी।
चिड़िया बहुत ही मासूम, प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने ऐसी चिड़िया कभी नहीं देखी थी। उसके पंख रंग बिरंगे थे और आंखें चमक रही थी, लेकिन फिर भी वो उदास लग रही थी। तारा, देखना ये चिड़िया कितनी सुंदर है, जैसे कोई छोटी सी परी हो। कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी चिड़िया कभी नहीं देखी, बहुत मासूम है। हाँ बहन, लेकिन मुझे लगता है कि खुश नहीं है। देखो कैसे चुपचाप बैठी है, जैसे इसे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ना जाने मालकिन इसे कहाँ से लाई है। तभी बेकरी की मालकिन अंदर आ गई और कहा, रिया और तारा, मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना है और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम दोनों इस चिड़िया को अपने घर ले जाओ और इसका ध्यान रखना। याद रहे, इस चिड़िया को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। मालकिन, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और इसे भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे। आप चिंता मत करिए, हम इसकी देखभाल आपसे भी अच्छा करेंगे। हाँ मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम इसे प्यार से रखेंगे और आपकी बेकरी का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। शाम को दोनों चिड़िया को घर लेकर आ गई। घर पहुंचते ही गर्मी फिर से उनका इंतजार कर रही थी। सास लीलावती गर्मी की वजह से थक गई थी और बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी। बेटियों, आज तो गर्मी कल से भी ज्यादा लग रही है, जैसे हवा भी आग बनकर चल रही हो। मुझसे तो संभाला नहीं जा रहा। रिया ने चिड़िया के पिंजरे में दाना और पानी रखा और प्यार से उसे देखने लगी। छोटी सी चिड़िया, अब तुम हमारे घर में हो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें प्यार से रखेंगे। मुझे लगता है इसे भी गर्मी लग रही है, देखो कैसे अपने पंख हिला रही है। कुछ ठंडी हवा देते हैं इसे। दोनों ने चिड़िया को बारी बारी थोड़ा सा पंखा दिया। रात होने लगी, गर्मी और ज्यादा तेज हो गई। अचानक लीलावती को चक्कर आने लगे। रिया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरा सर घूम रहा है, तो थोड़ा सा पानी पिला दो। दोनों ने अपनी सास को थोड़ा सा बचा हुआ पानी पिलाया। दोनों भागकर पड़ोसियों के घर गई और उनसे मदद मांगी। भैया भैया, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हमारी मदद कीजिए। वही हमारा इकलौता सहारा है, वही हमारे घर के बुजुर्ग है, हाँ हमारी मदद कीजिए। लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं थी। उस गांव में सभी लोग लालची, घमंडी और बेपरवाह थे। वो किसी की मदद नहीं करते थे, सभी अपने काम से काम रखते थे। दीदी, थोड़ा सा पानी दे दो या फिर डॉक्टर बुला दीजिए, हमारी सास की जान खतरे में है, गर्मी से उनकी हालत बहुत खराब है, मदद कीजिए, मदद कीजिए। लोगों ने उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर लिया। दोनों बहनें रोते हुए घर वापस आई, लेकिन घर आकर जो उन्होंने देखा उसे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। लीलावती बिल्कुल ठीक बैठी थी और पिंजरे की चिड़िया बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो विशाल चिड़िया के रूप में बदल चुकी थी। तारा, ये कैसे हो गया? चिड़िया इतनी बड़ी कैसे हो गई? और मामा जी, देखो ना, वो बिल्कुल ठीक बैठे हैं। ये सब क्या है? ये कैसा जादू है? कैसा है? दोनों बहनें हैरान थी। तभी चिड़िया बोलने लगी। रिया और तारा, डरो मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैंने ही अपने पंखों और एक बड़े केले के पत्ते से हवा करके लीलावती को बचाया है। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सास अब बिल्कुल ठीक है। एक चिड़िया को बात करते देख दोनों हैरान रह गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी जानवर को बात करते नहीं देखा था, सिवाय तोते के। तुम्हारी बेकरी की मालकिन एक जादूगरनी है। वो जल्दी ऐसी गर्मी की लहर भेजने वाली है जिससे लोग बीमार हो जाएंगे और बिजली भी बंद हो जाएगी, जिससे वो बिजली देने का काम करेगी और गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे लोगों से पैसे लेगी। और वो इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो गांव के लोग तो बच नहीं पाएंगे, कुछ करना होगा। चिड़िया, हम क्या कर सकते हैं?
हाँ, जंगल में बड़े बड़े केले के पेड़ हैं। अगर तुम उनके पत्तों से घर बना लो तो वो घर अंदर से बहुत ठंडा रहेगा और तुम सब उस गर्मी से बच जाओगे। वो पेड़ जादुई हैं, वो जादू भी करते हैं। चिड़िया की बातें सुनकर रिया और तारा एक दूसरे को देखने लगी। बहन, हम कल ही जंगल जाकर केले के पत्ते लाने होंगे और बचाना होगा, माँ जी को बचाना होगा। हम इस गांव के सभी लोगों को बता देते हैं कि गर्मी की लहर बहुत बढ़ने वाली है। हाँ बहन, अगर इस चिड़िया की बात सच है तो ये घर सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे गांव की जान बचा सकता है। और इसी उम्मीद के साथ दोनों बहनों ने फैसला किया कि अगले दिन वो केले के पत्तों का जादुई घर बनाना शुरू करेंगे। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह से उतरा भी नहीं था, लेकिन हवा में गर्मी की जलन महसूस होने लगी थी। रिया और तारा ने रात भर चिड़िया की बात के बारे में सोचा था। दोनों को डर भी लग रहा था और उम्मीद भी थी कि शायद केले के पत्तों का घर उन्हें और उनकी सास को बचा सकता है। तारा, मुझे लगता है हमें आज ही जंगल जाके केले के बड़े पत्ते लाने चाहिए, क्योंकि अगर सच में गर्मी की भयानक लहर आने वाली है तो हमें जल्द से जल्द अपना घर बनाना होगा। अगर गर्मी की लहर बढ़ जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर हमने देर कर दी तो शायद हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा और सासू माँ भी इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोनों बहनें जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल में हवा थोड़ी हल्की थी और पेड़ों की छाया थोड़ा सुकून दे रही थी। चिड़िया आसमान में उनके ऊपर उड़ रही थी, जैसे उनका रास्ता दिखा रही हो। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें बड़े बड़े केले के पेड़ दिखाई दिए। उनके पत्ते बहुत बड़े और हरे भरे थे, साथ में केले भी लगे थे। दोनों बहनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो केले के पत्ते और केले के पेड़ों की स्वर्ग में आ चुकी हो। वहाँ हवा एसी जैसी लग रही थी, पत्तों की छाया बहुत ठंडी थी। हाँ बहन, और अगर हम पत्तों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बांध दें तो शायद हवा भी ठंडी हो जाए। जल्दी जल्दी इन पत्तों को तोड़ लो। ये पत्ते लालची लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, इसीलिए जल्दी जल्दी तोड़ो। दोनों बहनें बड़े बड़े पत्ते काटकर इकट्ठा करने लगी। उन्होंने कुछ मजबूत लकड़ी के डंडे भी इकट्ठे किए ताकि घर का ढांचा बना सके। तभी वहां एक आदमी गुजरा जो उन्हें काम करते देखकर रुक गया। ओ, तुम दोनों इतनी गर्मी में जंगल में क्या कर रही हो और इतने सारे केले के पत्ते क्यों काट रही हो? ये तो जैसे बिल्कुल सूख चुके हैं। सूख चुके हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता ये कितने हरे भरे हैं? भैया, हम केले के पत्तों से घर बना रहे हैं ताकि आने वाली गर्मी भयानक लहर से बच सके। और चाहे तो आप भी सारे पत्ते ले लीजिए और अपने लिए घर बना लीजिए ताकि आपके घर वाले बच सके। दोनों बहनों की बातें सुनकर राहगीर जोर जोर से हंस पड़ा। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? पत्तों का घर कभी किसी को गर्मी से बचा सकता है? ये तो गर्मी में सूखकर काटा हो जाएंगे। ये तो पहले से ही सूखे हुए हैं, ऊपर से तुम किसी चिड़िया की बात पर यकीन कर रही हो। सूखे पत्ते तो तुम्हें जलाकर राख कर देंगे, देख लेना। ये तो सूरज की गर्मी से जल जाएंगे। राहगीर हंसकर वहां से चला गया। दोनों के चेहरे उदास लगने लगे। तभी चिड़िया ने कहा, मैंने कहा था ना कि लालची लोगों को ये पत्ते ठीक तरह से दिखाई नहीं देते, ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, इसीलिए उस आदमी को ये सूखे दिखाई दे रहे थे। तुम दोनों जल्दी करो। दोनों बहनें पत्ते और लकड़ियां लेकर घर वापस आई और घर बनाना शुरू कर दिया। लकड़ी के डंडों से उन्होंने छोटा सा ढांचा बनाया और उस पर बड़े बड़े केले के पत्ते लगाने लगी। लीलावती उन्हें देखकर हैरान थी, लेकिन उनकी मेहनत देखकर खुशी भी थी। बेटियों, मुझे नहीं पता ये घर कितना मजबूत होगा, लेकिन तुम दोनों की मेहनत देखकर मुझे यकीन है कि भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। माँ जी,
जब इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता तो मुश्किल वक्त भी धीरे धीरे आसान हो जाता है। और अगर घर सच में ठंडा हो गया तो हम सब गर्मी से बच जाएंगे। शाम तक घर का ढांचा तैयार हो गया और उस पर केले के पत्ते लग चुके थे। तभी बेकरी की मालकिन वापस गांव आ गई और उनके घर के पास रुक गई। रिया और तारा, तुम दोनों क्या बना रही हो? ये पत्तों का घर किस काम का है? मालकिन, हम आपके बारे में जान चुके हैं। हम केले के पत्तों का घर बना रहे हैं ताकि गर्मी से बच सकें। अच्छा, तुम दोनों को सच पता चल गया। तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। पत्तों का घर एक दिन में सूखकर टूट जाएगा और फिर तुम दोनों धूप में कड़ी रोती रहोगी। अगर मेरा प्लान बर्बाद करने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मालकिन, कभी कभी गरीब लोगों को बचाने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, हम बचा कर रहेंगे। मैं इस चिड़िया को वापस ले जा रही हूँ और तुम दोनों अपनी बेवकूफी का घर बनाकर देख लो। कोई नहीं बच सकता मुझसे अब। सुबह तक केले के पत्तों का घर पूरा तैयार हो चुका था। दोनों बहनें और लीलावती घर के अंदर गईं। उन्होंने पत्तों से फर्नीचर भी बनाया। अंदर जाकर उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बाहर तेज गर्मी थी लेकिन अंदर हवा ठंडी लग रही थी। तारा, मुझे लग रहा है जैसे ये घर सच में बहुत ठंडा है, जैसे किसी ने हवा को रोककर ठंडा कर दिया हो, बिल्कुल एसी जैसा। बहन, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, जैसे हम किसी ठंडी जगह पर बैठ गए हैं। बहुत दिनों बाद ऐसा सुकून महसूस हो रहा है। तीनों उसी घर में सो गईं और कई दिनों बाद उन्हें गहरी सुकून भरी नींद आई। अगले दिन सूरज निकलते ही गर्मी की भयानक लहर शुरू हो गई। हवा आग जैसी चलने लगी। गांव में बिजली चली गई। तालाब और छोटे नदी सूखने लगे। लोग गर्मी से बीमार होने लगे। गांव के कुछ लोगों ने रिया के घर आकर उनसे मदद मांगी। और रिया और तारा, हाँ, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हाँ, हम गर्मी से बहुत परेशान हैं। हम थोड़ी देर तुम्हारे घर के अंदर बैठ सकते हैं क्या? मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करनी इंसानियत होती है। धीरे धीरे गांव के और लोग भी वहां आने लगे। सब लोग पत्तों के घर के अंदर बैठकर सुकून महसूस करने लगे। तभी बेकरी की मालकिन वहां आ गई। तुम लोगों ने ये केले के पत्तों का घर बनाकर मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब मैं पैसे कैसे कमाऊंगी? आओ, ये घर मुझे दो और सब निकलो बाहर। मालकिन, ये घर हमने मेहनत से बनाया है और ये सब लोगों की मदद करने के लिए है। आप इसे नहीं छीन सकती। ये घर मेरी चिड़िया की वजह से बना है, इसीलिए ये घर मेरा है। तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी मैं। मालकिन ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया। रिया और तारा को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। तभी आसमान से वो चिड़िया वापस आ गई। चिड़िया ने दोनों बॉडीगार्ड को अचानक से चूहा बना दिया और वो वहाँ से भाग गए। मालकिन का चेहरा सफेद पड़ गया। चिड़िया ने मालकिन को बिजली के झटके दिए और कहा कि वो उसे बिल्ली बना देगी। मालकिन भी डरकर वहाँ से भाग गई। रिया और तारा, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। अब ये मालकिन कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मैं भी इसके जाल से आजाद हो चुकी हूँ और ये घर अब से तुम्हारा होगा। ये हर मौसम में तुम्हारी मदद करेगा और साथ ही तुम्हें ये जरूरत की चीजें, खाना, पानी सब कुछ देगा। मैं इसे जादुई केले के पत्तों का घर बनाकर यहाँ से जा रही हूँ। तुम लोग सुकून से रहो। धीरे धीरे गर्मी की लहर खत्म होने लगी। गांव के लोग रिया और तारा का शुक्रिया करने लगे। उन्हें केले के पत्तों के घर से कपड़े, खाना और जरूरत की चीजें मिलती और इस तरह तारा और रिया खुशी खुशी केले के पत्तों के घर में रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत, एकता, बिना लालच के की गई मदद हमेशा सबको बचाती है और असली खुशी दूसरों की मदद करने में होती है।